हेलो बच्चों, अभी हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 8 विज्ञान साइंस का अध्याय नंबर 2 सूक्ष्म जीव जो मित्र एवं शत्रु उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में पढ़ा चुका, अभी हम पार्ट 2 आपको पढ़ाऊंगा। पार्ट 1 क्या है? सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव, हम इनकी जानकारी में पार्ट 1 में दे चुका हूँ। अभी मैं पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसमें क्या पढ़ाऊंगा? हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, खाद्य परिरक्षण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंड नाइट्रोजन चक्र, इसका अध्ययन हम करेंगे पार्ट 2 में। स्टार्ट करते हैं। क्या है? पहला 2.4 हानिकारक सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, बीमारी उत्पन्न करते हैं। अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। जो किसी को बीमारी होती है, किसी सूक्ष्म जीव, तो उसको हम सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक सूक्ष्म जीव कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तु को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में अधिक जानकारी देंगे। ये सूक्ष्म जीव क्या क्या हानि पहुंचाते हैं, जो रोगजनक होते हैं, रोगाणु, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव। क्या पढ़ेंगे? मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कैसे करते हैं? जो खाने वाली चीजें हैं, पानी पीते हैं, सांस से हमारे शरीर में ये प्रवेश कर जाते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु से सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो जाता है। एक तो ऐसे अंदर जाता है, दूसरा कोई संक्रमित व्यक्ति है, जंतु है, उसके हम टच कर देते हैं, हाथ लगा देते, छूते हैं, उससे भी संचरण हो जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उसे संचरणीय रोग कहते हैं। जो रोग संचरण से होता है, दूसरे व्यक्ति से हमें या किसी दूसरे व्यक्ति से किसी अन्य व्यक्ति में होता है, वो संचरणीय रोग कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण है रोग का। हैजा एक दूसरे से होता है, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, सबसे खतरनाक चिकन पॉक्स, जो एक मनुष्य में किसी में होता है, वो दूसरा उससे पास में बैठता है या उसको छूता है तो उसको भी होने लगता है। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है, छींक मारता है, कोई व्यक्ति कहीं बैठा है, उस जुकाम हो रखा, उसके पास में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस, विषाणु हवा में आ जाता है। जब वो छींक लेता है इतनी तेजी से कि उसकी छींक के साथ, पानी के साथ, छोटी छोटी बूंदों के साथ हजारों विषाणु वायरस से हवा में आ जाते हैं। ये वायरस सांस के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगर हम उसके पास में कोई लोग बैठे हैं तो हवा के साथ वो सांस लेते हैं तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है, इम्पोर्टेंट है कि हमें छींकते समय में अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। ये हर मनुष्य, बच्चे चाहे छोटे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सबको ध्यान रखना है कि छींकते समय मुंह पे रुमाल रखना है आपको। अच्छा, तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए। पहली बात है कि उसे दूरी बनाए रखें, नहीं तो रुमाल रखें, ताकि किसी बीमार से आप बीमार न हो जाए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। कुछ कीट और जंतु ऐसे होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों से रोग वाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है, कि मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, जो बहुत गंदा होता, मीठा होता, आप देखते हैं मार्केट में मक्खियां उस पर बैठती हैं।
रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती हैं तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव होते हैं। जो व्यक्ति ऐसा दूषित भोजन करेगा उसे बीमार पड़ने की संभावना है। जब वो मक्खी किसी कचरे पे बैठती है और बीमारी से कैसी गंदी से वो हम खाना खाते हैं, किसी भोजन पे बैठ जाती है, वो भोजन हम खा लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। अतः आपको ये सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढक के रखना चाहिए। अगर भोजन को आप ढक के रखो तो गंदी मक्खियां उसके ऊपर नहीं बैठ सकती हैं। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफ्लीज मच्छर एक इसका अन्य उदाहरण है। मादा एनोफ्लीज जो आप मच्छर फोटो में देख रहे हैं, मादा एनोफ्लीज नाम का मच्छर है, इसका उदाहरण है क्योंकि मलेरिया परजीवी का एक वाहक है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का, ये मच्छर काटने से डेंगू वायरस जो फैलता है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? हमने ये देखा कि मच्छर है, किसी और को काटा, कहीं कचरे से आके हमें काट लेता है, तो ये मच्छर काटने से हमें मलेरिया डेंगू हो जाता है। उसके हम किस प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या लिखा है इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारे आसपास पानी एकत्रित नहीं होने दे। इसलिए कहते हैं कि पानी एकत्रित होगा तो मच्छर पैदा होंगे, फिर हमें काटेंगे तो हमें बीमारी हो जाएगी। इसलिए घरों में के बाहर पानी एकत्रित नहीं होना चाहिए। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। ये मच्छर क्या, पानी जहाँ पे होते हैं वहां पे उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहना देना चाहिए। कूलर, टायरों, फूलेदानों इत्यादि में कहीं पे भी जल को एकत्रित नहीं होने दे। तो अपने आसपास के स्थानों को स्वस्थ एवं शुष्क रखकर मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। तो आसपास कहीं पे भी आपको ध्यान रखना है। कहीं जाते हो, कहीं पानी इकट्ठा होता है तो दूसरों को बताना भी है कि यहाँ पे पानी नहीं रखना है, इससे मच्छर पैदा होते हैं जिससे बीमारी होती है। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास किसी से अपनाकर मलेरिया को रोकने फैलने से रोका जा सकता है। ऐसे प्रयास करना चाहिए कि किससे मलेरिया पानी गंदे पानी से ऐसे इकट्ठा होने से होता है, उसकी सूची बना के रखनी चाहिए जिससे कि आपको फायदा होगा। तो ये भी कुछ मनुष्य में वाला सूक्ष्म जीवों के सामान्य रोगों की एक सूची बना रखी है, आप पढ़ भी सकते हैं। पहला है क्षय रोग, जो किसी जीवाणु से होता है। खसरा है वो भी वायरस से। चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, हेजा जीवाणु से, टाइफाइड जीवाणु से, हेपेटाइटिस बी वायरस से, मलेरिया प्रोटोजोआ। ये आप पूरी देख सकते हैं किस किस से होती है। बचाव का भी पूरी तरह आपको यहाँ पे दे रखा है कि मच्छर वाले होते तो पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उबलते पानी का प्रयोग करना, टीकाकरण चाहिए, आप पढ़ सकते हैं। अभी मानव में रोगकारक जीवाणु पढ़े। अभी हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, जंतुओं में रोगकारक जीवाणु कौन से हैं। अब तक मानव का पढ़े। क्या है, अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य पौधों में ही नहीं रोकता है वरना ये दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा, ये एंथ्रेक्स नाम का जो रोग है वो भयानक है, जो गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस है। अब पढ़ेंगे पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। मनुष्य पढ़ लिया, जंतुओं पढ़ लिया, अभी हम क्या पढ़ेंगे, पौधों में। अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग का कारक है। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। इतने रोग होते हैं जिसमें फसल की कमी आ जाती है, पौधा वृद्धि नहीं करता है। तो ये एक नियंत्रण के लिए कुछ एक सारणी बना रखी है, आप पढ़ सकते हैं। एक पादप रोग है नींबू कैंकर, जो किसे होता है, सूक्ष्म जीव जीवाणु के कारण ये वायु में संचरण करता है। दूसरा गेहूं की रेस्ट, ये कवक से होता है, वायु बीज से संचरण करता है। तीसरा भिंडी की
पीत, ये वायरस हैं, ये कीट से संचरण होता है। आप ये देख सकते हैं। फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तन, ये क्या है? बूचों के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। बूझा है, कोई किसी पार्टी में गया अपने फ्रेंड के वहां, बहुत सारे खाने का आइटम बना रखे, उसने खाए, व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया गया कि ये खाद्य विषाक्त के कारण होने वाली स्थिति है, कि वह खराब खाना था। ये कैसे होता, पढ़ते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन खाने से खाद्य विषाक्त हो जाता है। हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, तो कभी उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः ये आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं, भोजन को खराब होने से बचाएं। भोजन को ढकना नहीं, ढक के अच्छा साफ रखना चाहिए। लंबे टाइम तक बनाया हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, जिससे कि भोजन खराब हो जाता है। अभी हम पढ़ेंगे खाद्य परीक्षण। अध्याय में हमने खाद्य बीजों की परीक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, कवक उस पर डेरा डाल देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित खराब कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद खराब हो जाता है, रंग रूप में परिवर्तन आ जाता है। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये खराब हो जाते हैं, बाहर पड़े रहते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। तो ये क्या लिखा, पहले ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक उन्हें नहीं खा पाए। आम खरीदे लेकिन वो खा नहीं पाए। तो बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वे जानती हैं कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। वे भ्रमित हैं। आइए हम खाद्य परीक्षण में कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें, इनका उपयोग अपने घरों में करते हैं। हम इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। लेकिन खुले आम रखे, वो तो सड़ गए, लेकिन अचार बने वो खराब नहीं हुए, क्यों? उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या है? रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप में किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक, जो नमक होता है खाद्य तेल को सूक्ष्म जीवों से वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है, जिससे वो खराब नहीं होता है। अतः हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। जैम में स्क्वैश बनाने में इन रासायनों का उपयोग संदूषित होने में बचाता है। जैम वगैरह बनाते हैं, उसके जो संदूषित होने से ये बचाते हैं, सोडियम बेंजोएट वगैरह। हमने क्या पढ़ा? रासायनिक उपाय। अभी हम पढ़ेंगे नमक द्वारा, नमक से उसकी परिरक्षण कैसे करते हैं। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। आपने ये भी देखा, मांस वगैरह होते हैं, उसको लंबे समय तक रखने के लिए नमक का उपयोग करते हैं। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। जब मांस को किसी को ढक देते हैं तो वो जल्दी खराब नहीं होता। यह नमक का परीक्षण। अभी हम पढ़ेंगे चीनी का परीक्षण। जैम, जेली, स्क्वैश का परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की
नमी में कमी आ जाती है। जब चीनी होती है उसी के खाद्य पदार्थ नमी होती है उसमें कमी आ जाती है, जो संदूषण होने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित कर देते हैं। अभी हम पढ़ेंगे तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण। नमक पढ़ा, चीनी पढ़ा, भी तेल एवं सिरके का पढ़ेंगे। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण होने से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। तेल एवं सिरके से क्या होता है, तो सब्जियां, फल आदि बच जाते हैं, खराब नहीं होते हैं। अब पढ़ते हैं गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते। इस प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। जब ज्यादा ठंडा मौसम होता है वह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। ये पढ़ना है क्या लिखा है इसके अंदर। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता है, क्योंकि मेरी माँ ने बताया कि ये दूध पास्चुरीकृत है। पास्चुरीकरण क्या है कि दूध खुला नहीं रहता है, इससे यह जल्दी खराब नहीं होता है। अब ये पढ़ेंगे पास्चुरीकरण क्या है। पास्चुरीकरण दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री पर सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर देते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया से खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक के लिए, इसलिए इसे पास्चरीकरण कर लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की। पास्चर ने की इसलिए इसको पास्चरीकरण करना। तो पास्चरीकरण क्या, दूध को 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री पर उबाल के उसको फिर पैक कर दिया जाता है, भंडारण कर दिया जाता है। इसको हम पास्चरीकरण कहते हैं। भंडारण है पैकिंग। आजकल मेवे एवं सब्जियां भी वायुरोधी सील किए हुए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा मिलती है। भंडारण कैसे करते हैं, उसको पैकेट में या प्लास्टिक से पैक कर देते हैं, जिससे खराब नहीं होती। अब पढ़ेंगे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये क्या है, क्या लिखा है आपने कक्षा 6 एंड 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है। कौन सा नाम ध्यान रखना, राइजोबियम नाम का जीवाणु, ठीक है, जो लेक्यूम पौधे लहदन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। कौन सा जीवाणु, राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम एवं मटर को एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में फिक्स रहती है। ऐसे होके कैसे संभव है। तो आगे आते हैं हम इसके बारे में अगले भाग में समझते हैं। ये क्या है, लेक्यूम पौधे की जड़ ग्रंथियां। इसका फोटो पिक्चर में आप दिखा रखा है। अब ये नाइट्रोजन को पढ़ा है, वो नाइट्रोजन चक्र जो स्थिर रहता है, वो क्यों है, कैसे हम पढ़ते हैं। अभी हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। कितनी, 78%। 100 से 100 में 78% है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। मतलब नाइट्रोजन सभी में होता है। पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकता। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देते हैं। इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या करें, जीवाणु
और नीले हरे शैवाल होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है और जो नाइट्रोजन यौगिक में बदल देता है। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, नाइट्रोजन उपयोगी इंपॉर्टेंट यौगिकों में बदल जाती है, पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से होते हुए जड़ तंत्र तक का उपयोग करते हैं। उसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उसमें प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। या फिर नाइट्रोजन का एक चक्र आप दे रखे हैं, तो ये चक्र चलता रहता है। यहाँ पे पहला वायुमंडलीय नाइट्रोजन, फिर क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फिर यहाँ बढ़ते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन जीवाणुओं और शैवालों द्वारा स्थिरीकरण किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक, फिर क्या है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक गैस नाइट्रोजन परिवर्तन। और ये दो यौगिक हैं, उसको पौधों का अवशोषण, फिर जंतुओं द्वारा पौधों का खाना, फिर वापस उत्सर्जन मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अवशिष्ट। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। तो क्या लिखा है, पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु, किसकी, पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग किया जाता है। जो पौधे जंतु उसको नाइट्रोजन अपशिष्ट करता है, लेता है, फिर वापस वो पेड़ सूख जाते हैं, जंतु मर जाते हैं, फिर वही मिट्टी में उपस्थित जीवाणु होते हैं वो नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते जो वायुमंडल में चले जाते। कुछ होता है नाइट्रोजन यौगिक में, कुछ नाइट्रोजन गैस में, तो गैस क्या फिर वायुमंडल में चली जाती है, फिर वायुमंडल नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। इस प्रकार का एक चक्र है नाइट्रोजन का, वो चलता रहता है। अभी हमारा पार्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट एंड हो चुका है। आगे हम करेंगे अध्याय नंबर 3। देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।